बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर के ज्ञापन सौंपा जाना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं पंजाब में और किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है। राज्यपाल को आज ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर के ये ज्ञापन जो है वो राजभवन में राज्यपाल को सौंपने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं और पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और किसान कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार जारी है, सामने आई है। बीजेपी पंजाब बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुका है। जिस तरीके से लगातार जब से किसान कानून जो कि नए कानून जो केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं उनका विरोध चल रहा है पंजाब में और तब से ही बीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है। बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम होने होते हैं, प्रस्तावित होते हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और कुछ नेताओं पर हमले भी हो चुके हैं, जिसमें पंजाब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भी हमला हो चुका है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर अगर बात की जाए बीजेपी की, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से हमले हो रहे हैं बीजेपी नेताओं पर और बीजेपी के कार्यक्रम नहीं होने दिए जा रहे हैं और इसके अलावा भी और तमाम तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है पंजाब में, जिसको लेकर के पंजाब के सीएम पहले ही सख्त हो चुके हैं। क्या उसी बात को लेकर के अब बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो पहले भी डीजीपी को ये प्रतिनिधिमंडल मिला है और इन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस के सांसद हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करता नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन पर जो हमले करवाए जा रहे हैं या फिर उनके जो कार्यक्रमों में तोड़फोड़ की जा रही है ये सब कांग्रेस की साजिश है। इस तरह के आरोप बीजेपी यहाँ पर लगाती हुई नजर आई और अब राज्यपाल को मिलने पहुंचे हैं। यहाँ पर भी यही मांग लेकर पहुंचे हैं कि इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैप्टन सरकार को खुद राज्यपाल जो है वो चेताने का प्रयास करें और इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करें ताकि बीजेपी के जो नेता हैं वो घरों से बाहर निकल सके। इसके अलावा उनके कार्यक्रमों में जो लगातार तोड़फोड़ हो रही है उसको रोका जा सके। जी बिल्कुल विनीत, सिर्फ बीजेपी के कार्यक्रमों में इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं, बल्कि जो निजी कंपनियां हैं या फिर अगर बात की जाए शॉपिंग मॉल है या पेट्रोल पंप है, वहां पर भी जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग वहां पर जाते हैं और काम को बाधित करते हैं, क्या उसको लेकर के भी सवाल उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए हर तरह के यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनका यही कहने का उद्देश्य है कि जो इनके कार्यक्रमों में, क्योंकि अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम की बात करें वहां पर बठिंडा के अंदर जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है उस पर इन्होंने आपत्ति जताई और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की शय के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो प्रदेश में खराब होती हुई नजर आए और पुलिस जो है केवल मूक दर्शक की भूमिका अदा कर रही है। पुलिस जो है वो इस तरह के शरारती तत्वों पर नकेल नहीं कस रही है। तो इस तरह के यहाँ पर आरोप लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर लगाती नजर आ रही है और डीजीपी को जो वफद मिला था उसमें कई नेताओं के नाम लिए गए थे। रवनीत सिंह बिट्टू का नाम लिया गया था। और विनीत, अगर बात की जाए इस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रतिनिधिमंडल की बात करें मनोरंजन कालिया यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर दिनेश शर्मा की बात करें, यानी सभी जो पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इस पूरे के पूरे वफद के अंदर मौजूद है। फिलहाल बैठक जारी है, कुछ ही देर में बैठक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मीडिया को भी ये वफद जो है ये ब्रीफ करने का काम करेगा कि आखिर किस किस मसले को लेकर इनकी गवर्नर के साथ बैठक हुई है और उसमें इनको क्या आश्वासन मिला है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया विनीत। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे थे और बीजेपी के नेताओं पर, खासतौर पर अगर बात की जाए बीजेपी के कार्यक्रमों में जो बाधा डाली जा रही थी जिन लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अब पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है पंजाब सरकार को जगाने के लिए कहीं ना कहीं राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा।
चले वहीं हरियाणा में 27 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ है, जिसके आज परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। अब तक के नतीजों में यह सामने आया कि मतदाताओं को किसी भी दल पर भरोसा नहीं, इसलिए ज्यादातर वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और पालिकाओं में अगर बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवारों की ही जीत भी हुई है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी जिला परिषद और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के लिए सुबह 8 बजे से ही मतगणना जो है वो शुरू हो गई थी और इस बार मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव हुआ है। उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा नगर पालिकाओं में चेयरमैन पदों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। सांपला में निर्दलीय पूजा को जीत मिली है। पूजा कांग्रेस से जुड़ी हुई है लेकिन चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने। उकलाना में नगर पालिका चेयरमैन के लिए निर्दलीय सुशील साहू विजयी रहे हैं। धारूहेड़ा नगर पालिका में प्रधान पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी कंवर सिंह ने जीत हासिल की है और रेवाड़ी नगर परिषद में प्रधान पद के लिए बेहद कड़ी टक्कर में भाजपा की पूनम यादव ने जीत हासिल की है। वहीं सोनीपत में कांग्रेस के निखिल मदान जीते हैं और अंबाला में जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा, पंचकुला में बीजेपी के कुलभूषण को बढ़त मिली हुई है और कुल 890 प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में थे। अंबाला में मेयर पद के लिए 10, पंचकुला में 11 और सोनीपत में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जहां पर भाजपा जसपा गठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन किसान आंदोलन का असर इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला है, जिस तरीके से परिणाम सामने आए। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए, इसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन का असर देखने को मिला और बीजेपी को काफी तगड़ा झटका यहां पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को नुकसान यहाँ झेलना पड़ा है। ये शहरी चुनाव होता है, शहरी सरकार इसमें बनती है और बीजेपी का जो प्रभाव है वो शहर में ज्यादा रहा है। अब तक अगर पीछे की बात करें तो शहर में जो वोट बैंक है वो बीजेपी का तगड़ा रहा है, लेकिन अब ये जो परिणाम नगर निगम चुनाव या के जो आ रहे हैं, चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे अंबाला की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, चाहे वहीं पर अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी को नुकसान होता साफ तौर पर दिख रहा है। जैसे एक जरूरी बात है कि पंचकुला में इस असर थोड़ा जरूर कम रहा। बीजेपी का प्रदर्शन वहां पर लगभग ठीक रहा है, क्योंकि जो अभी तक के परिणाम आ रहे हैं उसमें बीजेपी का जो कैंडिडेट है कुलभूषण गोयल, वो अभी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी 6-7 राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो उस पर भी अभी जीत का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीद जरूर है कि बीजेपी यहां से जीतेगी। इसमें साफ तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है, आपने भी कहा कि किसान आंदोलन का जो असर यहां साफ तौर पे देखा गया और किसान आंदोलन के साथ साथ कोविड जो है उसकी भी मार बीजेपी को यहां पर पड़ती दिखाई दी है, क्योंकि कई इसमें वोटर्स जो है कोविड के चलते और जो छुट्टियां थी इन दिनों, क्योंकि 25 को क्रिसमस था और 25, 26, 27, 28 ये जो दिन थे ये लगभग अवकाश वाले दिन थे, तो इसमें वोटर जो थे लगभग अब घूमने फिरने पर ज्यादा विश्वास रखा और वोटिंग जो प्रतिशत रहा वो कम रहा। जी बिल्कुल, पंचकुला में अगर बात की जाए तो सबसे कम वोटिंग हुई और क्या इसीलिए अब यहां पर बीजेपी की ज्यादा उम्मीदें हैं कि बीजेपी को जीत मिलेगी? जी देखिए, ये ट्राई सिटी से जुड़ा हुआ शहर है। पंचकुला जो है हरियाणा से है जरूर, लेकिन वो पंजाब और यूटी यूनियन टेरिटरी से मिलता हुआ शहर है, तो वहां पर कम वोटिंग हुई। इसके कई कारण है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कम वोटिंग के कारण बीजेपी को फायदा मिला, क्योंकि जो अगर पीछे की बात करें तो जब भी वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहता है तब सरकार के खिलाफ जाता है, कम वोटिंग जो प्रतिशत रहता है वो सरकार के हक में रहता है, तो उस तौर पर भी कहा जा सकता है। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैं हितेंद्र बताना चाहूंगा, सोनीपत में जो नगर निगम का ये पहला चुनाव था जिसमें मेयर कांग्रेस के खाते में, जो सीट है मेयर की वो कांग्रेस के खाते में चलेगी। वहीं जो अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी पहली बार महिला मेयर चुनी गई है, जो कि 7 साल के बाद ये चुनाव हुआ। डायरेक्ट मेयर का चुनाव था और इसमें विनोद शर्मा की जो धर्मपत्नी है शक्ति रानी शर्मा, उन्होंने विजय प्राप्त की है और बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर हार दिली है।
जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बाला से सीधे। अम्बाला में अंकुर, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? हरियाणा जनचेतना पार्टी की जो उम्मीदवार थी उनको जीत वहां पर मिली है, लेकिन वार्डों में क्या कुछ स्थिति है? कौन सी पार्टी का दबदबा वहां पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें अम्बाला निकाय चुनावों में तो यहाँ पर अम्बाला में इसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। अम्बाला में मेयर पद की सीट पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है। जी, शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद अब अम्बाला में उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जश्न की तैयारी कर ली है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और नाच रहे हैं। यहाँ पर जब काउंटिंग सेंटर से बाहर शक्ति रानी शर्मा के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज शर्मा जब यहाँ पे बाहर आए तब हम उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यह मेरी जीत नहीं है, यह कार्यकर्ताओं और अम्बाला की जनता की जीत है। वहीं अम्बाला में उन्होंने बीजेपी के हार को लेकर भी बड़ा सवाल कहा है कि अब लोगों ने बीजेपी को पछाड़ दिया और जनचेतना पार्टी का साथ दे रहे हैं। जी, इसके अलावा अगर बात वार्डों की जाए तो वार्डों में क्या कुछ स्थिति है? कौन सी पार्टी का दबदबा वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, अगर हम बात करें तो अभी तक अम्बाला के जो 1 से 20 वार्डों की गिनती चल रही है, इनमें से जो 10 वार्ड हैं वो सामने आ चुके हैं। 10 वार्डों में अभी कहीं जाएं तो इनमें से अभी तक जो बढ़त मिली है 2 सीटों पर जो जनचेतना पार्टी है उसको मिली है, 4 सीटों पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है और एक पार्टी में जो एचडीएफ है वो यहाँ पर नजर आ रही है अम्बाला में। अगर देखा जाए तो अम्बाला में इस समय बड़ा उलटफेर हुआ है इसको लेकर कि सत्ताधारी बीजेपी को हराकर जनचेतना पार्टी यहाँ पर मेयर पद बनी है। भैया, बड़ी बात इस समय अम्बाला से है। जी, लेकिन इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला है अंकुर, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चला और अम्बाला में जिस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी और पुलिस की तरफ से जो पंजाब से किसान जा रहे थे दिल्ली की तरफ, और उसके बाद जो देखने को मिला चुनाव प्रचार में जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल का भी विरोध हुआ था, उसका साफ तौर पर जो असर है वो परिणामों में भी देखने को मिला। बिल्कुल, अगर बात करें अम्बाला के नगर चुनावों में शुरू से ही जब से यहाँ पर अम्बाला के नगर निगम चुनाव की घोषणा हुई थी तब से अम्बाला के ग्रामीण एरिया में किसानों द्वारा एक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि कोई भी बीजेपी का स्टार प्रचारक या कोई भी नेता यहाँ पर ना आए, क्योंकि उन्हें किसानों का भारी विरोध करना पड़ेगा। और यही बात हुई कि उन्हें काले झंडे दिखाए गए। अभी कुछ दिन पहले जब सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी यहाँ पर दौरा था, स्टार प्रचारक बन के आए थे अपने प्रत्याशी के लिए, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान सड़कों पर आ गए थे, जिसका नतीजा भुगता है इस समय अम्बाला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने, जिनको जो एचजेपी की जो प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा 96 वोटों से वो लगभग यहाँ पर अम्बाला में जीती है। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी को उन्होंने हराया है। बिल्कुल अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से ये जो तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, जो किसान आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि तमाम चुनाव जो हुए हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि लोग इन कानूनों के खिलाफ हैं। लेकिन अब जो हरियाणा में चाहे वो उपचुनाव की बात करें या फिर अब निकाय चुनाव की बात कर लें, जिस तरीके से जो परिणाम सामने आए हैं वो उपचुनाव में भी बीजेपी जेजेपी को मुंह की खानी पड़ी, विरोध का सामना करना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो निकाय चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दिया है और ज़्यादातर अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो निर्दलीय को ही यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। अगर बात की जाए जिस तरीके से सांपला में निर्दलीय पूजा जीती हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से संबंध रखती हैं, तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन अगर इसके अलावा बात की जाए धारूहेड़ा की तो वहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। रेवाड़ी में हालांकि बीजेपी की जीत हुई है, पूनम यादव को वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार थी, उनको वहां पर जीत मिली है। लेकिन अगर 3 मेयर की बात की जाए, क्योंकि 3 मेयर बनने थे, 3 नगर निगमों का जो चुनाव हुआ है अम्बाला, सोनीपत और पंचकूला, इनमें से सिर्फ पंचकूला में जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई थी वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अम्बाला में कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं जताया लोगों ने। वहां पर एक हरियाणा जनचेतना पार्टी जो कि काफ़ी समय से हालांकि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, शक्ति शर्मा के जो पति हैं वो विनोद शर्मा, लेकिन उनको अब मौका दिया है अम्बाला की जनता ने।
निर्दलीय उम्मीदवारों पर कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को आईना दिखाने का काम इस बार चुनाव में मतदाताओं ने किया है। हालांकि ये कहा जा रहा था शुरुआत में कि ये शहरी चुनाव होते हैं, इन पे किसान आंदोलन का इतना असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लगातार कहते रहे जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार के खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसका असर इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और वही हुआ। अब परिणाम में ये सब कुछ साफ साफ सामने आ गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का विरोध किया गया। इनके जो उम्मीदवार थे उनको हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी कोई ज्यादा भरोसा जनता ने नहीं जताया। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई अलग अलग जगह से, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं, 3 नगर निगम, 3 अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये जो चुनाव हुए और उनमें भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन था उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा है ज़्यादातर सीटों पर। लेकिन रेवाड़ी में और पंचकुला में, रेवाड़ी में जीत मिल चुकी है बीजेपी को और पंचकुला में आगे चल रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए अंबाला की, तो अंबाला में जनचेतना पार्टी को वहाँ पर जीत जो है वो मिली है। मेयर पद के लिए 3 जगहों पर चुनाव था, 3 में से सिर्फ 1 पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 पर कांग्रेस का हो चुका है और 1 पर जनचेतना पार्टी का हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ये कुल मिलाकर के 7 जगहों पर चुनाव था और 7 में से अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रेवाड़ी में नगर परिषद और पंचकुला नगर निगम, ये बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए नगर पालिकाओं की, तो पालिकाओं में तीनों जगहों पर ही निर्दलियों पर भरोसा जो है वो जताया गया है। इसके अलावा अगर यहां पर ये देखा जाए जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के हित में जो पार्टी अपने आप को सबसे ज़्यादा बता रही है, कांग्रेस की तरफ से भी कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। सिर्फ 1 मेयर पद जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कैप्टन आई सिंह जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार जी कैप्टन आई सिंह जी, लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जो अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी को जनता जो है वो स्वीकार कर रही है, बल्कि नकार नहीं रही है इन किसान कानूनों के लागू होने के बाद भी। लेकिन हरियाणा में चाहे वो उपचुनाव की बात हो, उपचुनाव हुए बड़ौदा में हाल ही में, वहां पर भी हार झेलनी पड़ी, और अब ये निकाय चुनाव हुए, यहां पर भी जो प्रदर्शन रहा है वो बेहद निराशाजनक रहा है। जी पहले आप अपनी आवाज ठीक कराएं, आवाज साफ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, मेरी टीम से मैं अनुरोध करूंगा कि आवाज पहले सही तरीके से जाए, उसके बाद हम कैप्टन आई सिंह जी से जुड़ेंगे। लेकिन जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो देखने को मिल रहा है, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा जो है वो जनता ने जताया है। जितने भी निकाय के चुनाव हुए हैं, 7 सीटों पर यह चुनाव था। कैप्टन आई सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज सही तरीके से मिल पा रही है? हाँ, आवाज अभी बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव पर, हरियाणा में ये निकाय चुनाव हुए हैं, 7 सीटों पर चुनाव हुए, 3 मेयर, 3 नगर निगम की जो सीटें थी, 1 नगर परिषद रेवाड़ी और 3 नगर पालिकाएं जहां पर ये चुनाव हुए हैं, वहां पर जनता ने अपना फैसला जो है वो सुनाया। 27 तारीख को ईवीएम में कैद हो गए थे, लेकिन आज वो परिणाम जो है वो खुलकर के सामने आ गए। कौन से दल पर कितना भरोसा जताया है जनता ने, वो अब साफ हो गया है। जिस तरीके से किसान आंदोलन का असर यहां पर देखने को मिला, किसान आंदोलन का असर इन चुनावों में खासतौर पर देखने को मिला है, और ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से किसानों की आवाज को दरकिनार करने का काम किया जा रहा है, और खासतौर पर अगर बात की जाए जब दिल्ली किसान कूच कर रहे थे उस वक्त जो लाठीचार्ज, जो पानी की बौछार सरकार की तरफ से करवाई गई किसानों पर, उसका यह परिणाम।
कैप्टन आई सिंह जी, क्या आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज तो आपकी आ रही, मगर जो क्लियर आना चाहिए वो नहीं आ रही है। जी, अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन अजीत सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी 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 धन्यवाद। अजीत जी, अब जो निकाय चुनाव जो हरियाणा में हुए 7 सीटों पर, सातों में कोई ज्यादा अच्छा परिणाम जो है वो कांग्रेस के फेवर में भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये तो जनता के हाथ में है, जनता क्या जी। उचित समझती है। जी। लेकिन प्रश्न सब इस समय ये है कि जो जिस वादे पर जो लोग सत्ता में आए जी। हैं, उन्होंने जो वादा खिलाफी जनता के साथ की है और जो हालात है, जी। और पूरा देश का किसान, नौजवान, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो लेबर क्लास है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे जो 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 व्यापारी हैं, मतलब सब संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जी। और ये जो चुनावों की बात है, क्योंकि ये नगर पालिका में आदमी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये उनके डिवीजन के आधार पर भी तय होता है। ये जनता का फैसला है, जनता कहाँ उसमें एक लामबंद हो पाती है, एक डिवाइड भी हो जाते हैं मतदाता। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि हम जब सरकार में थे तो हम किसानों के साथ थे, आम आदमी के साथ थे, देश की आर्थिक दशा सुधार के रखा, उसकी ताकत को बना के रखा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और देश में सरकार है, लेकिन आप देखिए क्या हालत है किसान की, मजदूर की, नौजवान की, बेरोजगारी की, और फैक्ट्रियों की, कंपनियों की बहुत दशा, हालत खराब है। आर्थिक रूप से देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और चाहे महंगाई के नाम पे आप देखिए, जब डीजल, पेट्रोल, गैस की बात की जाती थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर देखे, वो जरूर जनता आज नहीं तो कल उनकी समझ में आएगी, और जिस संकट से आज जनता गुजर रही है उस संकट से पार जाएगी, और कांग्रेस का साथ वो बिल्कुल देगी और साथ मिलके चलेगा। जी, कांग्रेस का साथ देगी, लेकिन कब देगी जनता? कांग्रेस का साथ जनता देगी, लेकिन कब देगी इसका अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो दूसरी योजना है, पंचवर्षीय योजना विधानसभा की, उसमें भी कांग्रेस जो है हरियाणा में बाहर है और विपक्ष में है। और वहीं अगर बात बीजेपी की जाए, कैप्टन आई सिंह जी, लगातार जिस तरीके से बात की जा रही है किसान हितैषी होने की, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने और कहीं ना कहीं अब तो शहर की जनता ने भी बीजेपी को नकारना शुरू कर दिया। कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप आवाज तो सुन रहे हैं, मगर आवाज साफ नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल, कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से, क्या आप मेरा सवाल समझ पा रहे हैं? हेलो कैप्टन आई सिंह जी, क्या आप मेरा सवाल समझ पा रहे हैं? नहीं, जी, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा टीम से मेरी निवेदन कि एक बार फिर से फोन डिस्कनेक्ट करके फिर से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे संपर्क अभी तक सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अजीत सिंह जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव में एक अच्छी जीत जो है वो हरियाणा में कांग्रेस को मिली, तो ऐसा लगा एक बार के लिए कि कहीं ना कहीं फिर से जो हरियाणा की जनता है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। शायद कांग्रेस से उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है भी हरियाणा में। लेकिन अगर अब बात की जाए निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में कांग्रेस पर क्यों भरोसा नहीं जता पा रही है जनता? इतनी पुरानी पार्टी है, सत्ता में भी रह चुकी है, विपक्ष में अभी है हरियाणा में, और उसके बावजूद, क्योंकि किसान आंदोलन में भी किसानों के साथ आप खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और आप तमाम बातें कर रहे हैं कि जब तक हम सरकार में थे तब तक हमने किसानों के हित में काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता है वो कहीं ना कहीं अभी तक जो कांग्रेस का समर्थन जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही। देखिए भाई, ये बहुत जब एक बाई इलेक्शन होते हैं, बहुत कम सीटों पे चुनाव होता है, उसके परिणामों और यूनिफॉर्म होना वो बहुत अंतर आ जाता है। और जहां तक कांग्रेस के कार्यक्रमों की बात है, नीतियों की बात है जी। और जो कार्यक्रम कांग्रेस के आम जनता के हक में रहे, आम नागरिक के हितों की रक्षा करते रहे, सारी नीतियां, सारे कार्यक्रम सब उनके हक में हैं। ये अलग बात है कि परिणाम में कितना, जब एक स्थानीय स्तर पे चुनाव होता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, कई कैंडिडेट पार्टीगत होता है, कहीं इंडिविजुअल रहता है, तो वो डिवीजन से भी परिणाम बहुत छोटे मार्जिन से बदल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल हम जो देख रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस के प्रति जनता का रुख है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक साथ खड़े हैं। और जनता, चाहे वो बाई इलेक्शन में देखा तो वहां भी जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, और आने वाले समय में हरियाणा में निश्चित रूप से कांग्रेस ही क्या भरोसा जीतने में कामयाब होगी जनता का, और कांग्रेस साथ लोग चलेंगे। हरियाणा का विकास कांग्रेस साथ होगा, और इसी तरह से देश की तरफ भी आज जो देश की जनता अपने आप को छला महसूस करती है, उस दिशा में भी जरूर कांग्रेस का
ही एक विकल्प रूप में कांग्रेस उभर के आई है। और कांग्रेस चूंकि ये मानते हैं सब लोग, चाहे किसान है चाहे नौजवान है, आज सबको धोखे से उनका वोट तो लिया लेकिन उनके वादे पर खरा नहीं उतरी भारतीय जनता पार्टी। और आज ये सही ना कहीं फिर कांग्रेस की तरफ एक सबकी नजरें हैं और परिणाम उनके हक में आएगा। और ये बाई इलेक्शन में बहुत छोटे चुनाव है और बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म पूरे हरियाणा में होता तो हो सकता है परिणाम कुछ बड़े कांग्रेस के फेवर में आते, लेकिन अभी भी परिणाम मतलब कांग्रेस के हक में है। तस्वीर इतनी खराब नहीं है और सुधार की तरफ और बेहतर काम करेंगे और बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ता मेहनत करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, कैप्टन आई सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, क्या अब आपको आवाज सही मिल पा रही है? हाँ, अभी ठीक है जी। कैप्टन आई सिंह जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप ये दावा करते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी की सरकार जो है वो किसानों के हित में है और हरियाणा में तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, तो ऐसे में इतना मजबूत गठबंधन होने के बावजूद भी जो जनता है वो नकारती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी को। अभी क्या है, अभी तो ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान नहीं है सर, अंबाला में परिणाम आ चुके हैं, सोनीपत में भी आ चुके हैं। सोनीपत में कांग्रेस को विजय मिली है और अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी को जीत मिली है। बस सिर्फ पंचकूला जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई थी, वहां पर अगर बात की जाए तीन जगहों पर मेयर के चुनाव होने थे, 3 जगह में से 2 के परिणाम आगे हैं, 1 का भी आना बाकी है। वहां पर बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं वो आगे बढ़त में बने हुए हैं, वो वहां पर जीत मिल सकती है उन्हें। आप थोड़ा हमें 2 मिनट का समय दें बोलने का, तो मैं जी बोलिए। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो फिर हमको सर मैं सिर्फ ये क्लियर कर रहा था कि परिणाम आ चुका है, बस ये क्लियर कर रहा था। नहीं, परिणाम अभी आ नहीं चुका, अभी तो बहुत आना बाकी है जी। आप जैसे देखें आपने कि कांग्रेस की स्थिति आपने हर जगह देखी है जी। हैदराबाद, तेलंगाना में चुनाव हैदराबाद में हुआ, वहां आपने कांग्रेस को देखा कि क्या स्थिति थी। राजस्थान में इनकी खुद की सरकार है, वहां पंचायत चुनाव हुए, ये कहीं नजर नहीं आए और बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत में आई है पंचायत चुनाव में। जहां भी चुनाव पंचायत के हुए बीजेपी, हर जगह बीजेपी ने इनसे बढ़ के लीड करी है। राजस्थान में जहां इनकी सरकार है, बिहार इलेक्शन आपने देखा, आपने ऐसा कौन सा इलेक्शन, आप जम्मू कश्मीर देखिए और तो छोड़ो, जहां इनका गठबंधन शुरू से रहा है ये सरकार में, वहां कैप्टन आई सिंह जी, मैं बाकी राज्यों के चुनाव पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसान आंदोलन और हरियाणा के चुनाव पर चर्चा कर रहा हूं। आपसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अजीत जी आप भी बने रहिएगा मेरे साथ, और कैप्टन आई सिंह जी मैं आपसे भी जवाब लूंगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ रेडी होके फिर शुरू हो गए, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन का जो असर पड़ा है निकाय चुनाव पर हरियाणा के, उसी पर, और कैप्टन आई सिंह मेरे साथ बीजेपी से बने हुए हैं, अजीत सिंह जी बने हुए हैं मेरे साथ कांग्रेस से। तो लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, कैप्टन आई सिंह जी इधर जिस तरीके से हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं, मैं सिर्फ उस बात पर चर्चा कर रहा हूं। ब्रेक से पहले आप अलग अलग राज्यों की जो बातें हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है। मैं सिर्फ कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बीजेपी सत्ता में है हरियाणा में,
जेजेपी के साथ गठबंधन है, अकेली पार्टी नहीं है बीजेपी। और ऐसे में अगर इतना बुरा जो परिणाम है जो सामने आ रहा है, सिर्फ एक सीट पर 3 में से 1 सीट जो है वो बीजेपी जीत पा रही है नगर निगम में, तो किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये आपके पक्ष में है, क्योंकि सत्ता में भी आप हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके के जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि आप परिणाम पूरे क्लियर तो होने दें, अभी तो बहुत समय है। जब तक लास्ट सीट ना आ जाए तब तक आप देखें कि हाँ स्थिति क्या होगी। अभी तो ये बदलेंगे, इसमें बहुत जो अभी काउंटिंग में है इनमें बहुत बदलाव आएगा। सर मेयर घोषित हो चुके हैं 2 सीटों पर, मैं भी यही कह रहा हूँ आपको। हाँ अभी 2 ही सीटें पे हुए हैं, अभी बाकी सीटें एक सब सीट बकाया बची है है। सिर्फ 2 सीटों से सिर्फ 1 सीट 2 बची है। सीटों से हम 2 सीटों से ये काज नहीं लगा सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है ना। तो ये समय के साथ सब होगा। और बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि बीजेपी जो है ना हर जगह किसान हो, आम जनता हो, उद्योगपति हो, सबके साथ खड़ी है, सबके हित की बात करती है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि बीजेपी को लोग नकार रहे हैं, ये नहीं कह सकते। इसका उदाहरण मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि जहां कांग्रेस शासित प्रांत हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे अन्य हो, वहां बीजेपी इनसे बढ़ के आई है, बीजेपी पूर्ण सत्ता में आई है वहां। तो ये तो आप खुद ही देख लें। और अगर यहाँ हमारी कोई कमी होगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। मगर अभी आप ये रुझान है 1-2 सीटों के, आप देखते जाएं कि आगे भी और क्या होगा। ऐसा नहीं है, बीजेपी यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है अपने गठबंधन के साथ, और यहाँ भी हम जो है ना जीत हासिल करेंगे। सर मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 3 सीटों पर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें से 2 के परिणाम आ चुके हैं, सिर्फ 1 सीट बची है। अगर 1 सीट बीजेपी जीतती भी है, क्योंकि 1 पर बढ़त बनाए हुए है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी? मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा जी कि 3 सीटों के चुनाव हुए जी, तो 3 सीट से आप ये कयास नहीं लगा सकते हैं कि हम बीजेपी जो है ना हार गई, बीजेपी को यहाँ लोग नकार रहे हैं। तो हो सकता है सर कि 3 ही नगर पालिकाओं में भी चुनाव हुए, 3 नगर पालिका, 3 नगर निगम और 1 नगर परिषद में चुनाव हुए। वहां पे इन 7 सीटों में सिर्फ 2 पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि ये चुनाव परिणाम जो सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में हो सकते हैं, बीजेपी के पक्ष में भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बार बार ये कहते रहे हैं कि हरियाणा में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है, और आप उस बात को नकारते हुए दिखाई दिए बार बार। आप हमारे साथ कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आप बार बार अलग अलग राज्यों के चुनाव परिणामों की बात करते हैं, लेकिन जहां पर किसान आंदोलन का असर है वहां पर अगर बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव और अब जो निकाय चुनाव सामने आए उनके परिणामों में यह साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जेजेपी का कितना विरोध हरियाणा में हो रहा है। नहीं, बीजेपी का कहीं विरोध नहीं है, और ना ही कोई किसान विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रही है तो ये पार्टियां विरोध कर रही हैं, जैसे लेफ्ट पार्टियां हैं, मुख्य उसमें कांग्रेस पार्टी है। तो आप विरोध तो इनका देख रहे हो कि ये बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, ये सरकार का विरोध नहीं कर रहे, ये देश की उन्नति का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो ताकतें हैं वो विदेशों से इन्हें मिल रही है, विदेशों से इन्हें फंडिंग मिल रही है। आप बताइए, जिस तरह से कल पंजाब के अंदर टावर 16 से अधिक टावर तोड़े गए, मोबाइल टावर, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है, उस प्रांत का हो रहा है, उसके वहां के व्यापारियों का हो रहा है, वहां के युवाओं का हो रहा है जो ऑनलाइन आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कहां किसान आंदोलन है? आप किसान आंदोलन रूप तो इसको दे ही नहीं। अगर किसान होंगे तो कभी अपने देश की तरक्की में बाधा नहीं बनेंगे। जिस तरह से पंजाब में ये कल किया गया है बहुत ही शर्मनाक है। इससे सरकार को नुकसान नहीं है, संपत्ति आप जिस नुकसान कर रहे हो इस देश की संपत्ति है। आज एक उद्योग ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो एक टावर तोड़ने से नुकसान किसका होगा? वहां के व्यापारियों का, वहां के शिक्षकों का, वहां के स्टूडेंट का। तो ये आप सोचिए कि ये सोच क्या है। तो ये अजीत जी क्या हरियाणा के मतदाताओं को भी देश विरोधी ताकतों ने फंडिंग की है? क्या इसीलिए कांग्रेस को भी समर्थन नहीं मिला? अजीत जी, ये बहुत हास्यास्पद है जी। और मैं क्या कहूँ जी, किसान अपने हितों की रक्षा के लिए सड़क पर है, और ये बार बार कहते हैं किसान नहीं है,
कभी कहते हैं विदेशी ताकतें उसके पीछे हैं, कभी कोई बात कहते हैं। मुझे अब ये बात मानने को तैयार नहीं है। आपके देश के नागरिक हैं, अन्नदाता है, किसान है, अपने हितों की रक्षा के लिए सड़क पर है। आप उसकी बात सुनकर उसके हक में फैसला सुनाने को तैयार नहीं। आपने कानून बनाए, उससे पूछा तक नहीं। आज वो आपके दरवाजे पे आप बात करने को तैयार नहीं। सिर्फ बार बार उसको ये कहा जा रहा है कि आइए बात करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर बात करेंगे। आप सोचिए, जब आप विपक्ष में थे आप बार बार यही बात कहते थे कि भाई ये कांग्रेस किसानों के खिलाफ काम कर रही है, हम किसानों के साथ हैं। भूमि अधिग्रहण का कानून बना तो आपने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती और बेहतर बनाया जाए। जो बन गया, कांग्रेस ने उसके लीड किया तो आप उसको लागू करने को तैयार नहीं। आज 3 कानून ले आए, किसान मांग कर रहा है कि इनको वापस ले लो, लेने को तैयार नहीं। फिर कहते हो कि दूसरी ताकतें काम कर रही हैं, कभी कहते हो किसान नहीं है, कभी कहते हो खालिस्तानी है। तो मतलब अपने देश के नागरिकों को, अन्नदाता को सम्मान दो, आदर सहित उसकी बात सुनो। उसके वो बहुत गंभीरता से आप वो सड़क पे बैठा, फंडिंग की बात छोड़िए, क्या मैं आपको फंड दिए जाए, आप इस ठंड में ऐसे बैठ पाएंगे परिवार के साथ? कितने आज 35 दिन हो गए उनको सड़क पर बैठे हुए। आज क्या टेम्परेचर है और किस तरह वो तकलीफ में है, आप बैठ के दिखाइए। क्या कोई पैसे से ऐसे बैठ सकता है? क्या किसी राजनीतिक दल के हिसाब से कोई आगे बैठ पाएगा? ये वो तकलीफ उसकी एहसास करो, उसको आदर करो। इस आंदोलन का आदर करते हैं और बात करनी चाहिए, इस पर फैसला करना चाहिए। हम सभी तो किसान के बेटे हैं, उसकी ही पैदा की हुई रोटी हम सब लोग खाते हैं। आज अगर वो देश का नागरिक है, देश का अन्नदाता, कोई बात कह रहा था, आपको उसकी मजाक नहीं करनी चाहिए। उसकी अच्छी भाषा और शालीनता से उसके साथ पेश आना चाहिए। और सरकार का यही धर्म है, अपना धर्म निभाने का काम करो। विपक्ष का काम कर रहा है, विपक्ष कहीं उनके आंदोलन में शरीक नहीं। वो किसी को मंच, राजनीतिक दलों को किसान मंच नहीं दे रहा, ये सब जग जाहिर है। लेकिन फिर भी बार बार एक बात कहना कि वो राजनीतिक दलों से संचालित है या विदेशी ताकतें उसके पीछे हैं, ऐसा लगता है हम आंदोलन का निरादर कर रहे हैं, हम अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं, उसका सम्मान करो, आदर करो और उनके मुद्दों को गंभीरता से समझो। क्या ये सही में बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों के कानून है या सही में अब किसानों के हितों की रक्षा के लिए कानून लेकर आए हैं? ये दोनों बड़ा फर्क है। किसान कह रहा मेरे हित में नहीं है। मंडी अगर खत्म होगी मेरे खिलाफ, अगर एमएसपी खत्म होती है मेरे खिलाफ, अगर आपने कहा कि जमाखोरी खुल जाएगी, कितना भी जमा करें, तो ये किसानों के खिलाफ है, आम नागरिक के खिलाफ है। बिल्कुल कैप्टन आई सिंह जी, लगातार जिस तरीके की जो बातें आप कर रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी, वो बातें भी हम उठा रहे हैं। जो पंजाब में जो टावरों को नुकसान पहुंचाया गया वो बात भी हमने उठाई, लेकिन जो परिणाम सामने आए अब वो उन पर भी चर्चा करना जरूरी है। अगर आप उन्हीं पर चर्चा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो परिणाम सामने आ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा था कि किसान हितैषी हैं, भले ही कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस को भी अब जो किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं मतदाता। आखिरकार ये नौबत आ गई है। अब हरियाणा की अगर खासतौर पर बात करें तो हरियाणा में तो ऐसे ही लग रहा है इन चुनाव परिणामों से कि किसी भी दल पर भरोसा करने को तैयार नहीं है मतदाता, और यही वजह है कि निर्दलीय यहां पर बाजी मारते हुए दिखाई दिए। कैप्टन आई सिंह जी, आप ये नहीं कह सकते हैं मतदाता किसी भी दल, मतदाता तो बीजेपी पूर्ण विश्वास कर रहा है। इसीलिए तो हम हर जगह पंचायत से लेके निगम से लेके लोकसभा विधानसभा सारी जगह हम जो है ना अपनी सरकारें स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो निगम का चुनाव हो चाहे पंचायत का चुनाव हो। तो पंजाब ये नहीं कह सकते कि मतदाता विश्वास नहीं कर रहा है। मतदाता पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है बीजेपी के ऊपर। अगर किसी को नीचे गिराया है तो वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। ये कहाँ कंपटीशन में, ये तो कंपटीशन में ही नहीं बचे। अब तो ये जो नीचे बिल्कुल छोटे छोटे फुट है उनके साथ पकड़ते हैं और पता चलता है कि उनका भी बंटा ढार करके आ गए, तो अगली बार वो भी इनको अपने साथ में खड़ा नहीं करते। तो ये गिनती ना करें, एक आध सीट पे लेके खुश होना चाहते हैं तो हो ले, और एक आध सीट हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि वहाँ हमारी कहीं कोई कमी पेशी रही हो, हम उस पर पूरा ध्यान ना दे पाए हो चुनाव लड़ने में, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और आपने इससे पहले जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आपने देख लिया है कि जहाँ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही उभर के आई है, और ये जो है वहाँ 60 साल से शासन कर रहे थे, इनका वहाँ कहीं नामो निशान नहीं हो पाया। तो ये तो 2 सीट में लेके अगर अपने आप को उत्साहित होना चाहते हैं तो हो जाए। अब इन्होंने कहा किसान की बात, मैं किसान की बात कहना चाहूंगा कि क्या ये पंजाब में हो रहा है, ये किसान कर रहे हैं, क्या ये किसान है? अगर है तो इनके ऊपर आप, अगर नहीं है तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? ये किसान कर सकते हैं ऐसा काम? तो ये चीजें राहुल गांधी करवा रहे हैं, चाइना के सपोर्ट से करवा रहे हैं। चाइना से राहुल गांधी को फंडिंग होती है। आपने पहले देखा होगा कि राजीव गांधी के ट्रस्ट में चाइना फंडिंग करता था। तो वो सब चीजें हैं, चाइना की गोद में कांग्रेस पार्टी खेल रही है
और ये इसीलिए ये देश में दंगे कराए जा रहे हैं किसान के नाम पे, किसान को भ्रमित कर रहे हैं, और दंगे करने वाले माओवादी है, लेफ्टिस्ट है और एक कांग्रेस है। हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल कैप्टन आई सिंह जी। हाँ, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो देश में अराजकता फैली है जी, वो उसके जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। ये देश की उन्नति से बिल्कुल खुश नहीं है, इन्हें नहीं अच्छा लगता कि देश में आज आप देखिए, जब हमारी सरकार 2014 में आई थी, कैप्टन आई सिंह जी, जीडीपी 18 पे जा रही थी, मोदी जी घटा तो उसको 6 पे लेके आए। तो ये सब चीजें ना चाइना को अच्छी लग रही है ना इनको लग रही है। आप कर्नाटक बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कैप्टन आई सिंह जी के कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, चाइना, पाकिस्तान या फिर और भी देश, वो सभी के सभी हमारे देश को, भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजबूती से लड़ना होगा भारत सरकार को। भारत सरकार में फिलहाल बीजेपी है, एनडीए है, तो ऐसे में मोदी सरकार को नीतियां बनानी चाहिए ताकि विदेशी ताकतें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना कर सके, कोई भी किसी भी तरीके से, और इस तरीके की फंडिंग ना कर सके जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का आरोप लगाएंगे सीधा सीधा किसी सियासी पार्टी पर, अगर आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं, कैसे ऐसे कोई प्रूफ हैं, तो उन पर कार्रवाई कीजिए अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो। अदरवाइज इस तरीके की बातें कहना, सिर्फ चैनल पे आकर के कहना, उनसे काम नहीं चलेगा। एक ठोस नीति आपको बनानी पड़ेगी ताकि इस तरीके की गतिविधियों को रोका जा सके। लेकिन अगर बात की जाए जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं या फिर जो किसान आंदोलन चल रहा है जो मोदी सरकार का, और खासतौर पर अगर हरियाणा की बात हम कर रहे हैं क्योंकि आज चुनाव पर, तो हरियाणा में जिस तरीके से सीएम खट्टर का विरोध हो रहा है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, अगर आप ये कहेंगे कि ये कांग्रेस का करवाया विरोध है, तो ये अब इससे साबित होता है जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं ये कांग्रेस का चलाया हुआ आंदोलन तो नहीं है। अगर कांग्रेस का चलाया हुआ आंदोलन होता तो शायद कांग्रेस को भी यहां पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई देता, कांग्रेस की सीटें भी, जीत जो है वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई देती। वो ऐसा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। कैप्टन आई सिंह जी, आप देखिए कि ये 2-3 सीटों के चुनाव हैं, तो यहाँ कुछ क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो भी अपना काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे चुनाव, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं आपकी विडंबना, क्योंकि जब हार होती है तो इस तरीके की बात जो है वो की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। अजीत सिंह जी, लगातार जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहा है कि आप अराजकता फैला रहे हैं, तो इस तरीके से अराजकता फैलाने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। अगर आप अराजकता भी फैला रहे हैं, किसान आंदोलन भी करवा रहे हैं, उसके बाद भी आपको समर्थन नहीं मिल रहा है जनता का। असल में बहुत जल्दी ये बात भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस समय आप देश में 14 से पहले आप अपनी बातें, अपने भाषण पे रहे हैं, आपने जो कहा, जो वादे आपने जनता से किए, और जब कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार थी केंद्र में, तो तब आपकी भाषा क्या थी? आप किन मुद्दों पे चुनाव में वोट मांग रहे? चुनाव से पहले आप किस लिए माहौल बना रहे थे? आप जो बातें आपने जनता से की, क्या उनकी तरफ भी चले आप ये आरोप लगाना कि आंदोलन कांग्रेस चला रही है, आपके पास क्या प्रमाण है इस बात का? किसान बार बार कह चुके। बिल्कुल सर, जनता में आक्रोश है कैप्टन आई सिंह जी, आपको समझना पड़ेगा ये जनता का आक्रोश है, ये किसान का जो गुस्सा है वो अब पूरे देश में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि शहरी जनता ने भी ये साबित कर दिया कि वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, और इसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना शायद फायदा होगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। कैप्टन आई सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए जो देखने को मिल रहा है लगातार चुनावों में, अगर बात की जाए जो हरियाणा में चुनाव हुए हैं, 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाएं, वहां पर जो चुनाव हुए हैं उसमें साफ तौर पर यह साबित हो गया है कि जिस तरीके से जो जनता में आक्रोश है वो जनता ने जो है वो दिखा दिया है कि अब कहीं ना कहीं जो गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, खट्टर सरकार के खिलाफ, वो साबित किया है। और वहीं मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। आज सरकार के साथ दोपहर 2 बजे किसान संगठनों की 7वें दौर की बातचीत भी होनी है। इस बीच किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून रद्द नहीं हुए तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किसानों से अपील की है कि या तो हाँ में या ना में, अगर इस तरीके से बातचीत करनी है तो ऐसे बातचीत नहीं होगी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विपक्ष पर भी, विपक्ष की भूमिका पर अब किसानों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। किसान नेताओं के साथ सरकार की आज बातचीत होनी है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकला।
जिसे लेकर आज फिर से बातचीत होगी। लेकिन बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहना है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, संशोधन पर बात नहीं बनेगी। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता। बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी। आज मतलब ये कंफर्म है कि चाहे कुछ भी हो सरकार आप लोगों के हित में संशोधन करे, उसके बावजूद आप लोग नहीं मानेंगे? अच्छा, हित कैसे? मतलब हित होता तो हम इन्हीं कानूनों को ना मान लेते। ये तो किसानों के बर्बादी के कानून हैं, ठीक है। किसान कैसे बर्बाद होगा देश का, ये कानून के दायरे में ले आए इसको। वो नहीं मानने का, ना देश का किसान मानने का, ये देश के किसानों की लड़ाई है। वहीं एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से ये अपील की है कि एक बार 2 साल के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल करके तो देखिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो भी कानूनों पर विस्तार से चर्चा करें, हाँ या ना में बातचीत नहीं की जानी चाहिए। कह सकता हूं कि इस एक्ट को लेकर कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। हमने भी बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की है और मैं पुनः विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से कि आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं, बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार रहे। विपक्ष जिस तरीके से अपना रवैया दिखा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिशों में विपक्ष नाकाम रह रहा है, जिसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, कम उठा रहा ना, रोड़ा रुका करना चाहिए, हाउस में करना चाहिए, बाहर बैठ कर करना चाहिए, गिरफ्तारी देनी चाहिए। देश में विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष से सरकारें डरनी चाहिए। यहाँ विपक्ष से सरकार नहीं डर रही, इसीलिए तो किसानों को आना पड़ा सड़कों पे। तो आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, इसी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? और ये तो ही कमजोर तो हो ही गया, विपक्ष कर दिया इन्होंने। विपक्ष तो मजबूत रहना चाहिए, जब ही तो वो चलता है। भाई सरकार कुछ गड़बड़ करे तो विपक्ष मजबूत है, वो आवाज उठाएगा। उठ तो रही, आवाज उठा तो रही, लेकिन कमजोर है सारे मिलकर भी। तो मार्च किया जा रहा है, विपक्ष भी लगातार आगे। अरे टेंट लगा कर बैठना चाहिए उन्हें, टेंट लगा कर बैठे, गिरफ्तारी दे, घर से बाहर निकल के हंगामा काटते सड़कों पर। लेकिन वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि किसान मां की कोख से पैदा हुआ हूं, इसलिए राहुल गांधी से ज्यादा ही किसानों की समस्या के बारे में जानता हूं। कम से कम इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के बयानों पर ऐसे सभी देशों के प्रमुख नेताओं को चेतावनी दी है कि भारत को किसी बाहरी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं। दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। बहरहाल आज बातचीत के बाद क्या परिणाम निकलने वाला है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती दौर में ये दिखाई पड़ रहा है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े और सरकार किसानों की पहली बात पर ही चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि किसानों की पहली ही मांग कानूनों को रद्द करने की है। इसलिए आज की बातचीत भी बेनतीजा ही रहने की उम्मीद ज्यादा है।
ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये जो बातें कही जा रही हैं किसान नेताओं की तरफ से, जो संघर्ष किया जा रहा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। विनीत कपूर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से किसानों और सरकारों के बीच आज जो बैठक होनी है उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए 2 बजे के करीब ये बैठक जो है विज्ञान भवन के अंदर शुरू होती हुई नजर आएगी। और अगर इस बैठक के मुद्दों की बात करें तो किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो स्पष्ट कर चुकी हैं कि अगर केंद्र को बैठक करनी है तो केवल 4 जो निर्धारित पॉइंट हैं उनके ऊपर ही बैठक करें, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो 4 पॉइंट है उनका जिक्र किया गया है कि सबसे पहले तो 3 जो खेतीबाड़ी कानून हैं उनको रद्द करने की प्रक्रिया को आज से शुरू किया जाए। इसके अलावा MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए, इसकी भी प्रक्रिया जो है वो आज शुरू होती नजर आए। इसके अलावा अगर हम 2 और एजेंडों की बात करें तो यहाँ पर जो पराली कानून पिछले दिनों केंद्र की तरफ से बनाया गया था प्रदूषण को लेकर, उसमें किसानों को बाहर रखा जाए। और इसके अलावा बिजली अधिनियम 2020 को भी वापस लेने की जो कह सकते हैं प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। इस बाबत सीधे तौर पर एक पत्र जो है वो केंद्र को कल ही किसान जत्थेबंदियां जो है वो भेज चुकी हैं। निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया था। आज की बैठक में देखने वाली बात रहेगी कि केंद्र क्या इस एजेंडे के तहत ही किसानों के साथ बातचीत करता है या किसी और एजेंडे को इस मीटिंग के टेबल पर रखता है, जिसके बाद ये मीटिंग जो है शुरू होती नजर आएगी। क्योंकि ओवरऑल अगर इस 4 पहलुओं के ऊपर चर्चा होती है तो सार्थक बहस होने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये 4 पहलुओं पर चर्चा नहीं होगी तो फिर किसान जो है वो इस मीटिंग का बायकॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि इन 4 मुद्दों के अलावा वो किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल विनीत, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का संघर्ष चल रहा है और किसान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनके अपने जो मुद्दे हैं, अपने एजेंडे पर वो बातचीत करना चाहते हैं। संदीप चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है NB न्यूज पर। धन्यवाद आपका। जी संदीप जी, जिस तरीके से आप पहले भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े, जब हम हरियाणा चुनाव पर चर्चा कर रहे थे उस वक्त आपने ये कहा था कि ये शहरी चुनाव है और यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, देखने को मिल सकता है। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि किसान आंदोलन का असर हरियाणा में कितना है, क्योंकि जिस तरीके से जो ज्यादातर जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनको कहीं ना कहीं हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा है। भले ही कांग्रेस को भी यहाँ पर कोई ज्यादा जो समर्थन है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली और समझने वाली बात है। जिस तरीके से शहरी वोटर का विश्वास कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन ने खोया है, लगातार जो इनकी लोकप्रियता का ग्राफ था वो कम हुआ है, तो इससे आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जहां कांग्रेस का ग्राफ बहुत डाउन था, कांग्रेस का ग्राफ कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव के बाद से हाई लेवल की तरफ बढ़ता गया है और कांग्रेस ने अपने आप को बहुत मजबूती से इन चुनावों में रिप्रेजेंट किया है। कांग्रेस का विकल्प बीजेपी और बीजेपी का विकल्प कांग्रेस, अब तक ये समझ में आता था, लेकिन अब जनता जो है वो इतनी समझदार हो गई कि निर्दलीय जो उन्हें बिल्कुल अच्छा जो उम्मीदवार लगा उसको यहां पर इस बार जिताती हुई दिखाई दी है। अब की बार ना कांग्रेस विकल्प है ना बीजेपी विकल्प है, सीधा निर्दलीयों पर भरोसा जताया जनता ने ज्यादातर। जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोकल चुनाव है और लोकल चुनाव में वोटर इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि उसके कनेक्शन किसके साथ है, किसके साथ पास वो अपने काम लेकर के खड़ा हो सकता है, कौन उसके लोकल रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले काम करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को इन चीजों का भी आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों से जो जुड़े हुए कैंडिडेट हैं वो ही मैदान में उतारने चाहिए। और पार्टियां अक्सर आपने देखा होगा, चाहे किसी की सिफारिश की वजह से, चाहे पैसे वाला कैंडिडेट देख के, कई बार इस तरीके के कैंडिडेट मैदान में उतार देती है जिनका लोगों से सरोकार कम होता है, लोगों से कम जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो बाजी मार जाते हैं। जी, और ऐसे में जो आज बैठक होनी है किसानों की सरकार के साथ, क्या उस बैठक पर भी इसका जो असर है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये सिर्फ जो चुनाव होने थे वो अब खत्म हो गया है मुद्दा? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये चुनाव का रिजल्ट सामने आ रहा है, रुझान सभी पॉलिटिशियन टीवी पर बैठ करके देख रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी और जेजेपी के नेता केवल और केवल यही बात कहेंगे कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और लोगों की नाराजगी का हमें सामना करना पड़ा है और इस चीज का
कहीं ना कहीं असर आज की होने वाली किसान और सरकार के बीच की बैठक पर भी नजर आएगा। और सरकार जैसे जैसे अब 26 जनवरी का वक्त नजदीक आएगा, सरकार चाहेगी किसी भी तरीके से कुछ भी करके किसानों को मना लिया जाए और किसानों का यह आंदोलन खत्म कराया जाए। क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया कि 26 जनवरी के परेड में वो ट्रैक्टर लेकर के शामिल होंगे, ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके वो परेड में शामिल होंगे। और इसके अलावा अगर हरियाणा की सियासत की बात की जाए तो हरियाणा की सियासत में जिस तरीके से बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अब किनारा करना शुरू कर दिया है अलग अलग राज्यों में, तो अब इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि चुनाव परिणाम से तो ये साफ होता है कि ये आंदोलन, जिसकी जो तमाम बातें कही जा रही थी कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, अगर विपक्ष गुमराह करते तो दूसरी पार्टियों को समर्थन मिलता, लेकिन उनको भी नकार दिया जनता ने। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, किसान ये बात शुरू से कह रहा है कि ना हमें कोई गुमराह कर रहा है और ना हम आतंकवादी हैं, ना हम खालिस्तानी हैं, ना हम पाकिस्तान से मिले हुए, ना हम चाइना से मिले हुए हैं। हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उन मूलभूत समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इस तरीके से किसान अपनी एमएसपी की बात को लेकर बैठा है और तमाम लिस्ट है किसान के पास अपनी समस्याओं की, तो उन पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये कानून किसी सुधार के लिए कानून बने और किसान इनको नहीं चाहता है तो सरकार इनको वापस भी ले सकती है। जिस दिन किसान को लगेगा उसको कृषि सुधार के लिए कानून चाहिए तो वो फिर से इस तरीके के आंदोलन करेगा या सरकार के सामने मांग रखेगा, तो तब भी किसान को वो चीजें दी जा सकती है। जी बिल्कुल, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो जो चुनाव परिणाम हरियाणा में सामने आए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का जो मतदाताओं ने काम किया है, क्योंकि शहरी चुनाव थे उसमें भी अगर किसान आंदोलन का इतना असर देखने को मिल सकता है तो अगर ऑल ओवर देखा जाए, सर्वे करवाया जाए तो हरियाणा में साफ तौर पर यह पता चल जाएगा कि जनता किसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और कितना विरोध जनता में दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के आज बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ रहेगा बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके का जो रुख देखने को मिल रहा है सरकार और किसानों का, तो अभी तक उम्मीद ऐसी ही है कि ये बैठक भी, जो आज की बैठक होने वाली है, वो भी बेनतीजा ही रह सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनपी न्यूज।